गाइज आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। जो है गाइज इस समय गर्मी तो पड़ ही रहा है, वो काफ़ी इधर उमस भी बढ़ गई है, लाइट भी काफ़ी कट रही है फ्रेंड्स। लेकिन जो है आप सभी को पढ़ना तो पड़ेगा ही यदि एक रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हो सकता है संभवतः इधर अब एग्ज़ाम हो आपके पीजीटी के, और 18 जून वाला एग्ज़ाम तो निरस्त ही हो गया है। उसका भी एग्ज़ाम देखिए डेट कब मिलता है, कब आता है। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। क्या पता एग्ज़ाम का डेट कब आ जाए और पीजीटी का कब आ जाए। फिर वही होगा कि थोड़ा और पढ़ लिए होते तो ठीक था। तो इसलिए थोड़ा और पढ़ने के बजाय अभी से ही क्यों ना हम तैयारी में लग जाएं। तो गाइज आप मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। गाइज उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे। गाइज जो है मैं आज आप सभी के लिए जो है पूर्व की बात भी प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो है फ्रेंड्स इसको आप मिस ना करिएगा, इस क्लास को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं, जो आप सभी में यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एमपी सेट, डीएसएसबी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, केबीएस, एनबीएस, बीपीएससी, जीपीएससी, ऐसे किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें गाइज आप सभी के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक एग्ज़ाम के दृष्टि से ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर मैं आज आया हूँ आपको सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है, इसको ज़ाया ना किया जाए। देखते हैं आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए क्या कह रहा है आज। और ये फ्रेंड्स आप सब जान रहे हैं जो एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं उस एनटीए को क्या कहा जाए, जो एग्ज़ाम सही से करा नहीं पा रहा, एग्ज़ाम निरस्त हो गया। इधर काफ़ी दुख और अफसोस हुआ, लेकिन किया ही क्या जाए। सरकारी ऐसी है कि जो है कोई भी एग्ज़ाम सही से करा नहीं पा रही है। अब और कहा ही क्या जाए। अब आप सब तो खुद समझदार हैं, जान ही रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोगों के लिए टाइम पे वैकेंसी आए, टाइम पे एग्ज़ाम आए, टाइम पे जो है रिजल्ट आए, यही सबसे बड़ी उम्मीद रहती है सरकारों से हम बेरोज़गारों के लिए। आइए फ्रेंड देखते हैं आपका प्रश्नोत्तर नंबर क्या है आप सभी के लिए। तो ये फ्रेंड्स आपका 1 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी है जीएस घुरिया, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी है रामकृष्ण मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। तो इसका ऑप्शन है सी है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी है, ये राधा कमल मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। पेन का कलर तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप तक देखिए, पेन का कलर तो ठीक है, चेंज करने लायक तो है नहीं, और नहीं तो कहिए चेंज कर दूं मैं जो है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता चेंज करने लायक, ठीक ही लग रहा है। तो इसका आंसर है राधा कमल मुखर्जी आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। क्योंकि आप आइए देखते हैं, ये आपके राधा कमल मुखर्जी एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जिसमें सभी विज्ञानों का समावेश हो। ये राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि इनके विचार से एक ऐसा विज्ञान चाहिए जिसमें सभी विज्ञानों का समावेश। समाजशास्त्र को वे इसके लिए सर्वथा उपयुक्त मानते हैं, समाजशास्त्र को यानी कि सोशियोलॉजी को। उन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन किया और समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान बनाने पर बल दिया है, जोर दिया है। इसी कारण इन्होंने सामाजिक प्रघटना को अध्ययन के लिए समेकित उपागम की वकालत की है। कौन फ्रेंड्स, ये आपके राधा कमल मुखर्जी। समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान बनाने पर बल दिया, इसी कारण इन्हें सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के लिए समेकित उपागम की वकालत किया है, ये माना जाता है फ्रेंड्स। ये इनकी अवधारणा है, ये राधा कमल मुखर्जी की। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर
ये 2 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। ये 2 नंबर प्रश्न आप, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगरी का सर्वेक्षण किया? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगरी का सर्वेक्षण किया और सांख्यिकीय अवधारणाओं साधनों का प्रयोग किया? तो आपका ऑप्शन ए है DN मजूमदार, ऑप्शन बी है MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी VS डिसूजा, ऑप्शन डी है AC दुबे। प्रश्न उत्तर नंबर 2 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए DN मजूमदार। ये फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन्होंने जो है ये आपके औद्योगिक महानगरी का जो है वो किया है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा इसका, ये औद्योगिक नगरी कानपुर है, आप जान ही रहे हैं कानपुर को औद्योगिक नगरी एक माना ही जाता है अपने यूपी का खासकर, क्योंकि पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग कहाँ, कानपुर में। स्थान का नाम फ्रेंड्स आपका कानपुर DN मजूमदार ने किया है। ये ध्यान दीजिए, जो आपके DN मजूमदार हैं इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है सोशल कंट्रोल्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी, यानी कि सोशल सर्वे ऑफ कानपुर। इसी में इन्होंने कानपुर का सर्वे किया है में एक औद्योगिक नगर कानपुर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया है। आपके कौन, ये DN मजूमदार ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 3, ये क्या कह रहा है आप सब ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकनविद का प्रयोग किया था? प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकनविद का प्रयोग किया है? सहभागी अवलोकनविद आप जान ही रहे हैं फ्रेंड्स, मैं इसके पहले बता चुका हूं, मतलब लोगों के बीच में जाके अध्ययन करना सहभागी अवलोकन एक तरह से है। तो आपका ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए है बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन ए बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी है WF वाइट, ऑप्शन सी है पॉल F लाजर्सफील्ड, ऑप्शन डी है RK मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। प्रश्न उत्तर नंबर 3 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, ये WF वाइट। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है WF वाइट, क्योंकि ये कह रहा प्रश्न किसके बारे में कहा जाता कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक स्टेट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन की सहभागी अवलोकन के विद का प्रयोग आपके WF वाइट ने किया है। WF वाइट ने US में स्टेट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकनविद का प्रयोग किया। ये सहभागी अवलोकनविद क्या होता है ये आप जानते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो साथ में लोगों के बीच में जाके अध्ययन करना, उनको जानकारी ना हो कि ये जो व्यक्ति हमारे बीच है ये हमारा अध्ययन कर रहा, सर्वे कर रहा है, उसको जानकारी ना होने पाए, उसके साथ उसके बीच रह के अध्ययन करना ही और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसको फिर जो है उस जानकारी को रखना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। उसी अध्ययन को जो सही जानकारी मिलती है सहभागी अवलोकन, उनके बीच जाके जो जानकारी प्राप्त होती है जिसको हम रखते हैं इसी को सहभागी अवलोकन कहते हैं। ये WF वाइट ने सहभागी अवलोकन किया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर 3 था। अगला प्रश्न प्रश्न उत्तर नंबर ये 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? 4 नंबर है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? तो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है द मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस, ये मैक्स वेबर का कह रहा है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खिम का कह रहा है। मेथड इन सोशल रिलेशन जोहडा का बता रहा है। ऑप्शन डी है नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये मर्टन का बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ये डी हो जाएगा, ऑप्शन डी मर्टन।
ये आपका ऑप्शन डी है प्रश्न 4 का मटन। ये रेड क्लिफ ब्राउन, ये जो क्या कह रहा है प्रश्न ध्यान दीजिएगा आपका, निम्नलिखित में से ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सही नहीं, बाकी ये आपका ऑप्शन ए जो है द मेट्रोलॉजी ऑफ दी सोशल साइंस मैक्स वेबर का सही है। ऑप्शन बी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड दुर्किम का सही है। ऑप्शन सी मेथड इन सोशल रिलेशन जोहोडा का है, ये भी सही है। ये जो आपका नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी ये गलत है, ये मार्टन का नहीं है फ्रेंड्स। आपका ये मार्टन का ना होके तो फिर ये किसका है, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी जो है ये आपका रेड क्लिफ ब्राउन का है। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो डी ऑप्शन है ये ब्राउन का है फ्रेंड्स, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ब्राउन का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25 सॉरी फ्रेंड, प्रश्न नंबर 5 जनगणना किसका उदाहरण है। ये प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि जनगणना किसका उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए है व्याख्यात्मक शोध का, ऑप्शन बी है अन्वेषणात्मक शोध का, ऑप्शन सी है विवरणात्मक शोध का, ऑप्शन डी है नैदानिक शोध का। तो किसका उदाहरण है जनगणना, आप सब इसका आंसर बताइएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो इसका उदाहरण है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी विवरणात्मक शोध का जनगणना उदाहरण, चूँकि जनगणना में तथ्यों का संकलन करके उसका विश्लेषण किया जाता है, अतः यह विवरणात्मक शोध का उदाहरण हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्या देखते हैं क्या है, कह रहा है ये प्रश्न नंबर आपका 6, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक औरत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है। ये कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है। तो आपका ए है माध्य, ऑप्शन बी है मध्य, ऑप्शन सी है बहुलक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 6 का आंसर क्या है आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बहुलक। ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी बहुलक इसका आंसर हो जाएगा। कि प्रश्न ध्यान देंगे समझी जाएंगे खुद। कह रहा औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है जो है, तो ये बहुलक होगा। क्योंकि आप देखिए माध्य जो आपका है, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। क्या, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। इनमें से मात्र बहुलक जो है वो गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है, जबकि माध्य व माध्यिका आपका जो है परिणामात्मक आंकड़ों पर लागू होते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर बहुलक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका फ्रेंड्स। ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका मानक विचलन किसका माप है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मानक विचलन किसका माप है। तो आपका ऑप्शन ए है बहुलक के इर्द गिर्द परिकिरण, ऑप्शन बी है माध्य के इर्द गिर्द परिकिरण, ऑप्शन सी है बहुलक और माध्य के इर्द गिर्द परिकिरण, ऑप्शन डी माध्यिका और बहुलक के इर्द गिर्द परिकिरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए प्रश्न उत्तर नंबर 7 का। तो इसका आंसर है ऑप्शन ये सी हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन सी, क्योंकि मानक विचलन किसका माप है तो बहुलक और माध्य के इर्द गिर्द परिकिरण जो होता है ये मानक विचलन का माप है। क्योंकि मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसकी पद की जो है ज्ञात करते हैं, नहीं कि उसकी माध्य को ज्ञात करते हैं। इसके बाद जो है इस सूत्र का प्रयोग करके मानक जो है विचलन को ज्ञात किया जाता है और यह माध्य के इर्द गिर्द परिकिरण माप का कार्य करता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये फ्रेंड्स जो प्रश्न है ये मैं बता रहा हूँ, आप ये जो कह रहे हैं विचलन वाले, ये सब शोध के प्रश्न हैं और खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और शोध के। आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए, ये है ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को क्या कहा जाता है। कह रहा है ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति है जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन बी है विषय वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन सी है मौखिक इतिहास, ऑप्शन डी है ऊहात्मक इतिहास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी है। देखिएगा इसका ऑप्शन सी है मौखिक
इतिहास, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है ऐतिहासिक शोध की एक पद्धति जिसमें जीवित व्यक्तियों की स्मृतियों का संग्रह किया जाता है को कहा जाता है। कि जीवित व्यक्तियों से उनको मौखिक इतिहास, क्योंकि मौखिक रूप से ही उनसे पूछताछ इंक्वायरी करके ही जो है उनकी गतिविधियों को देखकर ही इसका जो है लेखन कार्य किया जाता है, उनके स्मृतियों को संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार ये आपका मौखिक इतिहास ही इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 9, किस पद्धति में साधारणतः पूर्व निर्धारित श्रेणियों के समूह के विशेष मदों के आयतन की गणना सम्मिलित है। ये आयतन की गणना सम्मिलित है फ्रेंड। कह रहा किस पद्धति में साधारणतः पूर्व निर्धारित श्रेणियों के समूह के विशेष मदों के आयतन की गणना सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए है व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन बी विषय विश्लेषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 9 का आंसर ये आपको मैं बताऊं ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इसका आंसर आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये शोध का प्रश्न है जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, विषय विश्लेषण हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए विषय विश्लेषण पद्धति में साधारणतः जो है पूर्व निर्धारित श्रेणियों के समूह के विशेष मदों का आयतन की गणना की जाती है जो पूर्व रूप से पहले से निर्धारित होती है। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गर्मी बहुत है, क्या किया जाए, जो है पढ़ना तो ज़रूरी है और लाइट भी नहीं है, फैन भी नहीं चल रहा है, इसलिए गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है आज। और उम्मीद करता हूँ आप कापी पेन लेके बैठे ही होंगे और जो राइटर हैं, बुक्स हैं, जो डेट वाइज है उसको आप सब नोट करते जाइए ताकि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। और चैनल को फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब, जो है आप सबसे रिक्वेस्ट है, और लाइक कर दीजिए, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपका एक लाइक जो है, और शेयर कर दीजिए ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को, सज्जनों को प्राप्त हो सके ताकि एग्ज़ाम में सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका आप सभी के लिए। किसने समाज को समुदाय व समिति के रूप में वर्गीकृत किया है। प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, किसने समाज को समुदाय व समिति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मैकाइवर व पेज, ऑप्शन बी टानीज, ऑप्शन सी पार्सन्स, ऑप्शन डी दुर्खिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है, ये मैकाइवर व पेज है। समाज को समुदाय व समिति के रूप में वर्गीकृत आपके मैकाइवर और पेज ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। थोड़ा प्रश्न जल्दी करा देते हैं फ्रेंड्स क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और 11 नंबर क्या कह रहा है आपका प्रश्न। किसने कहा है कि सागोत्र संबंध सूचक शब्द व संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ताकि आपको आंसर आराम से समझ में आ जाए। कह रहा किसने कहा है कि सगोत्र संबंध सूचक शब्द वे संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है मॉर्गन, ऑप्शन बी है मजूमदार व मदाम, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे मैडम है, ऑप्शन डी है जेपी मर्डॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा भी। इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे, सगोत्र संबंध सूचक शब्द की संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों को उल्लेख किया है। तो आपके ये ऑप्शन बी है, ये जेपी ये मजूमदार हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए, मजूमदार व मदान हो जाएंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। 11 नंबर प्रश्न है, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जेपी मर्डॉक ने कितने प्रकार के आवासों का उल्लेख किया है। ये जो आपके ये समाजशास्त्री हैं जेपी मर्डॉक, ये जो आपके समाजशास्त्री हैं ये जेपी मर्डॉक ने कितने प्रकार के आवासों का उल्लेख किया है। तो आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 है 6 प्रकार। तो कितने प्रकार का किया है
आपका आप बताइएगा। तो इन्होंने 6 प्रकार के, ये आपका जो ऑप्शन डी है, ये 6 प्रकार के आवासों का उल्लेख किया है आपके जेपी मडाग ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है, किसने समाजशास्त्र को माता रूपी और छाता रूपी विज्ञान कहा है। ये कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। कह रहा किसने समाजशास्त्र को माता रूपी और छाता रूपी विज्ञान कहा है, ये प्रश्न कह रहा। तो ये प्रश्न सब नए रूप में हैं, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा कि ये समाजशास्त्र को माता रूपी और छाता रूपी विज्ञान किसने कहा। तो आपका ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑप्शन बी है मैक्स वीबर है, ऑप्शन सी है अगस्त कॉम्ट है, ऑप्शन डी है एंथोनी गिडेंस हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो आपका ऑप्शन ये जो ऑप्शन ये अगस्त कॉम्ट हैं, ये आपके ऑप्शन सी अगस्त कॉम्ट हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा समाजशास्त्र को माता रूपी और छाता रूपी विज्ञान कहा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर, ये निम्नलिखित में से द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक का लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है जॉर्ज सिमेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। तो इसका आंसर है आपका द फिलॉसफी ऑफ मनी के लेखक आपके जो हो जाएंगे ये ऑप्शन डी, ये जॉर्ज सिमेल है। ये आपके ऑप्शन डी जॉर्ज सिमेल, द जो ये पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक के लेखक जॉर्ज सिमेल हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 15 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। किसने कहा है कि वैज्ञानिक नैतिकता को सामाजिक एकता का आधार होना चाहिए। क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा सब। किसने कहा कि वैज्ञानिक नैतिकता को सामाजिक एकता का आधार होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए है डुर्खीम, ऑप्शन बी है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी है टालकट पार्सन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए है आपकी ये इमाइल दुर्खीम है। ये आपके इमाइल दुर्खीम है। ये कहते हैं वैज्ञानिक नैतिकता को सामाजिक एकता का आधार होना चाहिए। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैं प्रश्न बार बार पढ़ता हूँ और ऑप्शन बताता हूँ इसलिए ताकि आपको ये दिमाग में कि समा जाए, ताकि आप जब प्रश्न आए सामने तो आप देखते ही उसका आंसर मार दे कि अरे ये तो सर ने बताया था कि वैज्ञानिक नैतिकता को सामाजिक एकता का आधार होना चाहिए, इमाइल दुर्खीम ने कहा। तो इस प्रकार आपका याद करने में आसानी हो जाएगी फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। ये प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। 16 कह रहा है किसका मत है कि समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन तथा व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है। क्या कह रहा है, किसका मत है कि समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन तथा व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है। तो आपका ऑप्शन ए है लेमर्ट, ऑप्शन बी है लैंडिस, ऑप्शन सी है दुर्खीम, ऑप्शन डी है इलियट और मेरिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या है आप सब बताइएगा। इसका आंसर है आपके ऑप्शन ए जो है लेमर्ट है, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स ये ध्यान दिए ऑप्शन ए लेमर्ट इसका आंसर है। ये इनका मत है कि समाज के समूहों और संस्थाओं के बीच असंतुलन तथा व्यापक संघर्ष सामाजिक विघटन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर ये 17 क्या कह रहा है आप सबके लिए। ये कह रहा है किसने कहा है कि संस्थाएं सामूहिक व्यवहार वित्त की दिशाओं या स्थापित प्रतिमानों को कहते हैं। संस्थाएं सामूहिक व्यवहार वित्त की दिशाओं या स्थापित प्रतिमानों को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी बोगार्ट्स, ऑप्शन सी समनर, ऑप्शन डी है दुर्खीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का आप भी बताइए। तो ये आपके मैकाइवर एवं पेज हैं आपके। इसका आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज है। मैकाइवर दिया है कि इन्होंने कहा है संस्थाएं सामूहिक व्यवहार वित्त की दिशाओं या स्थापित प्रतिमानों को कहते हैं। ये मैकाइवर एवं पेज के।
आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 आपका ये कह रहा है कि बालक का वह अपराध जो स्वयं उसे स्कूल से बिना स्वीकृति या अनुमति के अनुपस्थित रखता है। ये सब आप भी किए होंगे फ्रेंड, डॉट डॉट है। बालक का वह अपराध जो स्वयं उसे स्कूल से बिना स्वीकृति या अनुमति के अनुपस्थित रखता है। ये अपराध आप भी किए होंगे फ्रेंड, हम भी किए हैं पढ़ाई के समय जो है। हालांकि अब तो काफ़ी लग्जरी शिक्षण हो गया, छोटे क्लासों का जो है आपके इंटर तक के। अब तो लोग बस से आते जाते हैं, परिवहन व्यवस्था हो गई है, स्कूलों में पंखा एसी लग गए हैं, तो वो चीज़ें कम है। क्लास बंक करना जो है, जिसको क्लास बंक करना कहते हैं, लेकिन अब ऐसा पहले तो काफ़ी होता था। आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। तो आपका ऑप्शन ए है आवारापन, ऑप्शन बी है भगोड़ापन, ऑप्शन सी है अपहरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। कॉमन सेंस का प्रश्न है जो है ये आपका भगोड़ापन, क्योंकि ये जो आपका निशान लगा ये देखिए डॉट डॉट है, यहाँ होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ये आपका जो है देखिए इसका आंसर है ये आपका भगोड़ापन, ये आंसर है इसका। क्योंकि ये जो कह रहा है देखिए ये भगोड़ापन बालक का वह अपराध है। ये कह रहा भगोड़ापन बालक का वह अपराध है जो स्वयं उसे स्कूल से बिना स्वीकृति या अनुमति के अनुपस्थित रखता है, उसको भगोड़ापन की श्रेणी में रखा जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा निम्न में से कौन सी रचना वेबर की नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा निम्न में से कौन सी रचना वेबर की नहीं है, मैक्स वेबर की नहीं है। आप इसको ध्यान दीजिएगा सब कि कौन सी रचना मैक्स वेबर की नहीं है। ऑप्शन ये है आपका सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। क्या है फ्रेंड्स? सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी है आपका क्लास स्टेटस एंड पावर, ये ऑप्शन बी क्लास स्टेटस एंड पावर। ऑप्शन सी है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन सी है द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स ये। और ऑप्शन डी है आपका, ये ऑप्शन डी है ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि इसमें कह रहा है कौन सा मैक्स वेबर का नहीं है इन चारों में से। तो कौन सा ये मैक्स वेबर का नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन बी है क्लास स्टेटस एंड पावर, ये ऑप्शन बी क्लास स्टेटस एंड पावर ये मैक्स वेबर का नहीं है फ्रेंड्स। फिर ये किसकी है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए छोड़ देता हूँ। क्लास स्टेटस एंड पावर काफ़ी फेमस बुक है, ये किसकी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बुक किसकी है कमेंट करके बताइए। क्लास स्टेटस एंड पावर मैक्स वेबर की नहीं है, तो ये बुक फिर किसकी है? प्रश्न उत्तर नंबर 19 का आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 20 ये क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 20 आप सबके लिए ये कह रहा है सोशल स्टैटिस्टिक्स किसकी रचना है। ये कह रहा है सोशल स्टैटिस्टिक्स किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन ए है दुर्कीम, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है काउंटे, ऑप्शन डी है मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर 20 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर जो आपका है ये ऑप्शन सी, ये काउंटे यानी अगस्त काउंटे की ये रचना है। सोशल स्टैटिस्टिक्स किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये अगस्त काउंटे की है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये गर्मी बहुत इसलिए फ्रेंड्स पंखा चल नहीं रहा, गर्मी बहुत लग रही है, इसलिए क्वेश्चन मैं जल्दी करा दे रहा हूँ, कम समय में इसका बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, इसे आपको बता दे रहा हूँ। और वन लाइनर क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, ये पीजीटी के दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो पीजीटी के कंपटीटर हैं तैयारी करने वाले हैं वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछता है, तो पीजीटी के लिए फ्रेंड्स काफ़ी अनिवार्य प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 आपका क्या कह रहा है। पीवी यंग ने अनुसूची के कितने प्रकारों की चर्चा की है? कौन? पीवी यंग ने अनुसूची के कितने प्रकारों की चर्चा की है? आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 यानी 6।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पीवी यंग ने अनुसूची के कितने प्रकारों की चर्चा की है, तो इन्होंने आपकी ये ऑप्शन बी हैं, ये 4 प्रकारों की जो है चर्चा की है आपकी पीवी यंग ने। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये 22 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है कि किसने कहा है कि शक्ति वह राजनीति का क्षेत्र वस्तुतः शैतान का क्षेत्र है। ये किसने कहा कि शक्ति व राजनीति का क्षेत्र वस्तुतः शैतान का क्षेत्र हो। तो ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ये आपका आंसर आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, आप पढ़ लिखें। शक्ति व राजनीतिक का क्षेत्र वस्तुतः शैतान का क्षेत्र है। ये आपके मैक्स वेबर का ऑप्शन, ये सही आंसर ऑप्शन ए है। मैक्स वेबर ने कहा है, ये कथन उन्हीं का है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 23 आपका। किसने कहा है कि सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन ही संस्कृत संकुल है। किसने कहा कि सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन ही संस्कृत संकुल है। तो आपका ऑप्शन ए विचलर, ऑप्शन बी है सी दुबे, ऑप्शन सी है रॉबर्ट वीरस्टीड, ऑप्शन डी है रूथ बेनेडिक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 का, आप ही बताइएगा। वन लाइनर ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर है। तो ये पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा, एग्जाम में काफ़ी सहयोग मिलेगा इससे आप लोगों को फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन ये रॉबर्ट वीरस्टीड हैं, ये इनका कथन है फ्रेंड्स। ये जो है कि सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन ही संस्कृत संकुल है, ये रॉबर्ट वीरस्टीड कहे हैं आपके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 24 ये क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा फ्रेंड्स आपका 24 प्रश्न नंबर, किसका कथन है कि संस्कृत वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और फिर अस्तित्व को बनाए रखता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड, कह रहा है ये किसका कथन है कि संस्कृत वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। तो आपका ऑप्शन ए है मैकाइवर व पेज, ऑप्शन बी है ब्रूम सोल्जनिक, ऑप्शन सी है लैंडिस, ऑप्शन डी है फेयर चाइल्ड। ये 24 का आंसर क्या होगा आप भी बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपके हैं ऑप्शन ये सी हो जाएंगे लैंडिस। ये ऑप्शन सी इन्हीं का कथन है कि संस्कृत वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। आइए देखते हैं आपका ये 25 प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये 25 नंबर ये कह रहा है संस्कृत जीवन शैली है या किसका विचार है। क्या कह रहा है, संस्कृत जीवन शैली या किसका विचार है। ऑप्शन ए राल्फ डेननडार्फ, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी है आर वीरस्टीड, ऑप्शन डी है रॉबर्ट किंग मर्टन। आर के मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन, रॉबर्ट किंग दिया इसमें। तो ये 25 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ये 25 का आंसर क्या है। तो इसमें जो है आपका आंसर है फ्रेंड्स, आप बताइए। ऑप्शन ये बी है रॉबर्ट वीरस्टीड। ये संस्कृत जीवन शैली या किसका कथन है, तो ये रॉबर्ट वीरस्टीड के आपके कथन है फ्रेंड्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा आपका। ये 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ये ऑप्शन है बोंगर यौन अपराध की बात करते हैं, कह रहा लेमर्ट परिस्थिति जन अपराध की बात करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है इलियट मेरिल गंभीर अपराध की बात करते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही आंसर है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपके बोंगर हैं
ये बोंगर यौन अपराध की बात करते हैं, ये सही है। और आपके ये जो लेमर्ट हैं ये परिस्थिति जन अपराध की बात करते हैं, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स, जो है मिलान कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। और ये आपके इलियट और मेरिल हैं, इलियट और मेरिल ये गंभीर अपराध की बात करते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इसी प्रकार जो है ये हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी फ्रेंड्स, ये सत्य हैं, सही सम्मिलित, इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग जो है। इसी में फ्रेंड्स एक और हैं, उनका मैं बता देता हूँ, हेज एक समास, वो व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की बात करते हैं। हेज फ्रेंड्स एक समास हेज हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए, ये जो है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की बात करते हैं। आइए अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 27। ये कह रहा किसका कथन है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसका कथन है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी है पार्सन्स, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है ट्यूमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा। इसका आंसर आपका है ये प्रश्न नंबर 27 का, ये एम ट्यूमन जो है, ये ऑप्शन डी है इसका आंसर है फ्रेंड्स। एम ट्यूमन ये जो है सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं, आपके एम ट्यूमन की कथन है ये। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न उत्तर नंबर 27 क्या 28 सॉरी फ्रेंड्स 28 है। मैक्स वेबर ने किस विद्वान से समझ तथा मूल्यों की बुनियादी अवधारणाओं को अपनाया है। कौन फ्रेंड्स, ये मैक्स वेबर ने कह रहा किस विद्वान से समझ तथा मूल्यों की बुनियाद जो है बुनियादी अवधारणाओं को अपनाया। तो ऑप्शन ए रिकर्ट, ऑप्शन बी इमैनुअल कांट, ऑप्शन सी है डिल्थे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का, आप भी बताइए। तो ये फ्रेंड्स 28 का आंसर डिल्थे, आपके जो ये डिल्थे हैं ऑप्शन सी है डिल्थे, जो मैक्स वेबर आपके हैं ये डिल्थे से समझ तथा मूल्यों की बुनियादी अवधारणाओं को अपनाया है इन्होंने, उन्हीं से लिया है फ्रेंड्स ये। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 29। ये कह रहा है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से सांस्कृतिक प्रतिमान किसकी अवधारणा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक प्रतिमान किसकी अवधारणा है। तो आपका ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन बी है हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन सी है मॉरिस ओपलर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सांस्कृतिक प्रतिमान किसकी अवधारणा है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन से समाजशास्त्री हैं आप बताइएगा 29 का। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके ये है ऑप्शन ये रूथ बेनेडिक्ट हैं आपके, ये बात करते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान की बातें ये करते हैं रूथ बेनेडिक्ट, इन्हीं की अवधारणा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 30। ये कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। ये आप एक नंबर दिया है कि ये आपका वेबर के अनुसार वर्ग का एक लक्षण जीवन शैली है। किसके अनुसार, वेबर के अनुसार वर्ग का एक लक्षण जीवन शैली है। और 2 दिया है परिस्थित समूह में जीवन अवसर एक सा होता है। क्या कह रहा है, परिस्थित समूह में जीवन का अवसर एक सा होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों असत्य, ऑप्शन डी दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वेबर के अनुसार वर्ग का लक्षण जीवन शैली है। ये 30 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी है दोनों सत्य हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ऐसे आपको पता चल जाए कि वेबर के अनुसार वर्ग का एक लक्षण जीवन शैली आपने पढ़ ही रखा है। परिस्थित समूह में जीवन अवसर एक सा होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ये सी हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ये आपका 31 है।
ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी फ्रेंड्स 30 की तरह है, सेम निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका ऑप्शन ए कह रहा है 1 नंबर, आत्महत्या एक निजी प्रघटना है। ये फ्रेंड्स सही ही है। ऑप्शन 2 कह रहा आत्महत्या के वास्तविक कारक सामाजिक शक्तियाँ हैं। फ्रेंड्स ये भी सही है जो है, क्योंकि आत्महत्या का कारण जो है आपकी जो है सदरलैंड हो चाहे माइलदुर्ग सभी हैं, आत्महत्या का कारण समाज को ही मेन रूप से मानते हैं, क्योंकि आत्महत्या के लिए समाज एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेदार ये समाज साथियों ने माना है। क्योंकि समाज जैसे कोई काम आप करते हैं, कोई कार्य, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, किसी तरह से कि सफल हो जाएं, नहीं हो पा रहे हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स डिप्रेशन में आने का मतलब आप जानिए आपका दिमाग शून्य हो जाता है। सामाजिक रूप से माता पिता क्या कहेंगे, उन पे क्या बीतेगी, भाई बहन क्या करेंगे, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सामाजिक स्थितियाँ फ्रेंड। पड़ोसी जो है क्या कहेगा, कितना मज़ा लेगा मेरी, तो इस सब को लेके आप तमाम तरह की बातें होती हैं। और कुछ इकोनॉमिक की प्रॉब्लम भी इसमें तमाम कारण हो सकते हैं। तो इसमें आत्महत्या का कारण फ्रेंड्स ये निजी प्रघटना तो हो गया आपका, और ये आत्महत्या का वास्तविक कारण सामाजिक शक्तियाँ यही हैं फ्रेंड जो समाज के मैंने बताया अभी। तो इसका फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन, इस हिसाब से दोनों सही है। तो अब केवल 1 केवल 2 तो है नहीं, कोई सही नहीं, दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन ये ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, ये दोनों सही है आपका। आइए फ्रेंड्स अब आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपका कह रहा है प्रश्न नंबर 32, ये क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 32 फ्रेंड। ये कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 32 क्या है कि किसने कहा है कि जातिवाद ऐसी अंधी और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व के स्वस्थ सामाजिक मानदंडों की उपेक्षा करती है। प्रश्न ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, किसने कहा है, कह रहा किसने कहा है जातिवाद ऐसी अंधी और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व के स्वस्थ सामाजिक मानदंडों की उपेक्षा करती है। फिर ध्यान दीजिएगा, उपेक्षा करती है कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए है के.एम. पडिक्कर, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है के.एन. शर्मा, ऑप्शन डी है काका कालेलकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके जो है बताइएगा आप लोग। ये आपके के.एम. पडिक्कर हो नहीं सकते, अंबेडकर तो है नहीं, कहीं कहे नहीं, के.एन. शर्मा नहीं है, तो बचे आपके फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ये आपका ऑप्शन डी काका कालेलकर का ही अनुसार ये सही है। इन्होंने कहा जातिवाद ऐसी अंधी और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय और औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व के स्वस्थ सामाजिक मानदंडों की उपेक्षा करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या फ्रेंड्स। ये आज हमारा 32 क्वेश्चनों का ही ये एक श्रृंखला थी जो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये वन लाइन जो है मैंने इसको व्याख्या तो किया नहीं, वन लाइनर रूप में बता दिया। और पीजीटी के लिए फ्रेंड्स ये प्रश्न उत्तर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बाकी तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है। बाकी सीनियर जेआरएफ में तो फ्रेंड्स प्रश्न थोड़ा टिपिकल आते हैं, तो उसके दृष्टि से तो है ही, लेकिन ये मुख्य रूप से आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस प्रश्न को, इस क्लास को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स जो है। और क्लास के अंत में वही फिर बातें पुरानी आप सभी से कि मेरे क्लास को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत ताकत मिलता है जो फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपको क्लास कैसा लगा जो है। और प्रश्न उत्तर नंबर 19 मैंने जो छोड़ रखा था फ्रेंड्स, उसको आप बताइएगा कि आप सभी के लिए उसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। प्रश्न उत्तर नंबर 19 का कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा जो है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।